हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को समाप्त कराया था और एक्सरसाइज 1.3 की एक थ्योरम हमने आपको प्रूफ कराई थी। आशा है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज उससे आगे हम काम करने वाले हैं, यानी आज एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की ओर। एक्सरसाइज 1.3 में देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो संख्या रूट के अंदर लिखी हो और उनके फैक्टर नया किए जा सकें, यानी वो संख्या रूट से पूरी तरह बाहर ना निकल सकें, तो ऐसी संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। ये सब कई संख्या होती हैं, ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। होती तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और देखिए कल हमने आपको एक थ्योरम कराई थी, उस थ्योरम को थोड़ा सा एक बार हम समझा देते हैं। आज प्रूफ तो नहीं कराएंगे क्योंकि प्रूफ हम कल करा चुके थे। बस आपको करना क्या है, वो प्रूफ याद नहीं रखना, आपको जो लिखा था थ्योरम में वो आपको याद होनी चाहिए। बस समझिए क्या लिखा था, वो मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए थ्योरम ये कहती थी कि कोई अभाज्य संख्या है। क्या है? कोई अभाज्य संख्या, और ये अभाज्य संख्या जो है मान लीजिए p है। क्या थी? p थी। कोई अभाज्य संख्या p है, और ये जो p है ये a² को जो है p पूरा पूरा विभाजित करती थी। यानी अगर p से a² में भाग दें तो शेषफल क्या आता था? 0 आता था। इसका मतलब जो p है वो a² को पूरा पूरा विभाजित करती है। ये प्रमेय में दिया था। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना था कि क्या p a को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो हाँ, अगर p a² को विभाजित करती है, ठीक है, और p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है कोई। ठीक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है और p कोई अभाज्य संख्या है, तो अगर p a² को पूरी तरह विभाजित कर रही है तो p a को भी पूरी तरह विभाजित करेगी। ये बस हमें याद रखना है। ठीक है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। या फिर हम कोई एग्जांपल भी और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8 का स्क्वायर है, इसको कोई अभाज्य संख्या लीजिए जो इसको विभाजित करे। तो मान लीजिए 4 ले लेते हैं, 4 तो अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य ले लीजिए 2। 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये खुद से करती है और 1 से करती है, किसी और से नहीं करती। तो देखिए अगर 8 के स्क्वायर को 2 पूरा पूरा विभाजित कर रहा है तो 8 को भी 2 पूरा पूरा विभाजित करेगा। बस ये हमें याद रखना है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक की संख्या के वर्ग को पूरा पूरा विभाजित करती है तो वही अभाज्य संख्या उस धनात्मक संख्या को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। बस इतना हमें याद रखना है, और यही हमारी थ्योरम थी और ये बात हमारी इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाली है, इसलिए हमने आपको ये समझाया है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान ये रखिए कि यदि p a² को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज का पहला प्रश्न। ठीक है, इसके से पहले एक बात और समझिए। देखिए ये भी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखिए सहअभाज्य आप जानते हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? संख्याएं। ये कौन सी संख्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं। ये ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा होता है। सहअभाज्य क्या होता है? ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा होता है कि उन दोनों संख्याओं के अंदर कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। मतलब ऐसी कोई संख्या ना हो जो दोनों संख्याओं को काट सके। अलग अलग तो वो चाहे किसी से भी कट जाए। जैसे मान लीजिए एक आप ले लीजिए 12 और एक ले लीजिए आप, यहाँ ले लीजिए आप 8 और यहाँ ले लीजिए आप 21। ठीक है, अब देखिए ये सहअभाज्य हैं दोनों। क्यों? क्योंकि वन को छोड़कर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो अकेली, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। अकेले अकेले तो ये कहीं से कट रहे हैं, ये 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगी, सही है, और 21 से भी कट जाएगी। लेकिन वन को छोड़कर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके।
देखिए इसके गुणनखंड कुछ और हैं, इसके गुणनखंड कुछ और हैं। क्या इन दोनों संख्याओं में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ है? यानी ऐसा है कि अगर 2 इसको काट रहा है, क्या 2 इसको भी काट रहा होगा? इन नंबरों में इसके जो गुणनखंड है ये और इसके गुणनखंड है ये, क्या इनमें कोई नंबर सेम है? नहीं है। तो बस ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है, मतलब ये ऐसी दो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं जिनमें कोई भी नंबर उभयनिष्ठ नहीं होता, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता। ठीक है, अगर कोई नंबर उभयनिष्ठ होगा तो फिर वो अभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, जिनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, सहअभाज्य कहलाती हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी से करा रहे हैं हम। और पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, देखिए ध्यान से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमसे प्रूफ करा रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें यहाँ प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमसे प्रूफ कराया है। तो हम क्या करेंगे, इसका विलोम मान के चलेंगे। विलोम मतलब विपरीत, इसका उल्टा मानेंगे। ये प्रूफ करा रहा है कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम इसके अगेंस्ट चलेंगे, इसके विपरीत मान के हम चलेंगे। ठीक है, तो यहां माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये कैसे माना है? हमने विलोम माना है, यानी माना विलोमतः है। माना विलोमतः √5 एक परिमेय संख्या है। पूछा तो इसमें परिमेय था, प्रूफ तो परिमेय करा रहा है, अपरिमेय करा रहा है, लेकिन हम इसके विलोम मान के चलेंगे। माना विलोमतः √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या मान लिया? √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। तो माना √5 इज इक्वल टू a/b, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है, यहां हमने क्या मान लिया? √5 जब हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर a/b हमने क्या मान ली? एक परिमेय संख्या मान ली। ठीक है, ये एक भी परिमेय संख्या मान ली, ये परिमेय संख्या है, हमने माना है। दोनों कैसी होगी? परिमेय संख्या आपस में बराबर हो गई। ठीक है, तो हमने क्या माना कि √5 बराबर a/b क्या है? एक परिमेय संख्या है, जहाँ a व b कैसे हैं? सहअभाज्य है। मतलब a और b का कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो a को काटे फिर वही संख्या b को काट दे। सहअभाज्य का मतलब ये हो गया कि a और b ऐसी संख्या है कि कोई संख्या ऐसी मौजूद नहीं है 1 को छोड़कर कि वो संख्या a को भी पूरा पूरा काटे फिर वही संख्या b को भी काटे। ये दोनों के गुणनखंडों में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब है, मतलब a और b सहअभाज्य है, ये है इसका मतलब। ठीक है, और पूर्णांक है, और b डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं होगी ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, क्योंकि ये डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? √5b इज इक्वल टू a। अब देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग होगा, इधर भी वर्ग होगा, तो इधर हो जाएगा √5b का स्क्वायर, इधर a का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और b का हो जाएगा b स्क्वायर, इधर a का a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो 5 है वो b के किस में? मल्टीप्लाई में। अगर यह 5 मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको RHS में भेजूंगा तो 5 किस में हो जाएगा? उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा।
मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। जब बटे में 5 लिखा है इसका मतलब क्या है कि 5 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है। भाई ये तो मतलब हो जाएगा, जब ये 5 धरा आएगा तो ए स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ए स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये तो हो गया। ठीक है, तो 5 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना लो। यहाँ 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है ना इस साइड में, अगर मैं इस साइड में इसको भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 डिवाइड में पहुंच गया, तो मतलब कि 5 का भाग जा रहा है ए स्क्वायर में, यही तो हो गया इसका मतलब। तो बस यहाँ 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि थ्योरम की सहायता से, यही तो थ्योरम हमने पिछले वीडियो में प्रूफ कराई थी और अभी भी मैंने बताया था, यदि कोई p जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो वही चीज़ तो यहाँ है, यदि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, किसकी हेल्प से, प्रमेय से। यहाँ लिख देंगे प्रमेय से। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए, माना a बराबर 5c, जहाँ c बराबर क्या है, कोई पूर्णांक है, c बराबर कोई पूर्णांक है। अब देखिए इसको यहाँ लगाइए, a की जगह पे हमने क्या बनाया 5c, तो यहाँ लगा दीजिए। तो 5b² बराबर, यहाँ a की जगह लगाएंगे हम 5c और ऊपर से स्क्वायर, तो 5b² बराबर 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए ये 5 से 25 कट जाएगा, पचम 25, क्योंकि 5 के समय गुणा में इधर जाकर भाग में हो जाएगा, और पचम 25 5वां कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा b² बराबर 5c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सेम यहाँ की तरह देखिए, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में था, इधर भेजते तो a के बटे में चला जाता, यानी ए स्क्वायर के बटे में चला जाता, तो मतलब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। अब इसी प्रकार यहाँ ये जो 5 है वो सी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जब मैं इस 5 को इस साइड में लेके आऊँगा तो ये 5 डिवाइड में हो जाएगा, यानी b² बटे 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही तो हो जाएगा कि 5 b² को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब ये 5 बटे में आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, b² बटे 5 हो जाएगा, b² बटे 5। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि b² में 5 से भाग जा रहा है, 5 b² को विभाजित कर रहा है। तो उसका मतलब यहाँ भी तो वही हो गया कि जो 5 है वो b² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 5 b² को विभाजित करता है, तो 5b को भी विभाजित करेगा। ये भी किससे, प्रमेय से। ये तो वही प्रमेय हो गई ना, यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार यहाँ यदि 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, किससे, प्रमेय से। अब देखिए यहाँ a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड पाया गया है, जबकि हमने यहाँ क्या माना था, a और b सहभाज्य हैं, मतलब a और b में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा, यानी कोई संख्या ऐसी नहीं होगी 1 को छोड़कर जो a को भी विभाजित कर दे और वही संख्या b को विभाजित कर दे। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि देखिए यहाँ 5 ने a² को विभाजित किया था, तो 5 ने a को भी विभाजित किया था। इसी प्रकार यहाँ देखिए 5 b² को विभाजित कर रहा है, तो 5 b को भी विभाजित कर रहा है। मतलब इन दोनों में 5 क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया ना, a का और b का जो गुणनखंड है 5 क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, क्योंकि यहाँ a को भी 5 विभाजित कर रहा है और यहाँ b को भी 5 विभाजित कर रहा है। मतलब दोनों में a और b में 5 उभयनिष्ठ है, 5 कॉमन है। ठीक है, 5 दोनों जगह काट रहा है, जबकि हमने यहाँ क्या माना था
कि यहाँ पे कोई नंबर वेनिस्ट नहीं होगा, तो ये तो जो हमने माना था उसके विरुद्ध कार्य हो गया। सही है, यहाँ तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। सही है, जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ माना था कि a/b सहभाज्य है और इनमें कोई भी नंबर वेनिस्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ a और b में यहाँ a² को 5b विभाजित कर रहा है और a² को भी 5b विभाजित कर रहा है, मतलब a और b में 5 वेनिस्ट आ गया। तो जो हमने माना था उसका विरोधाभास हो रहा है। ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे विलोम माना था, हमने यहाँ उल्टा माना था, वो गलत माना था हमने। उस गलत मानने के कारण ही क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। ठीक है, जो कि एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास विलोम मानने के कारण, विलोम मानने के कारण हो रहा है कि √5 एक परमेय संख्या है। यानी हमने यहाँ पे क्या माना था? ये हमने जो माना था वो गलत माना था। उस गलत मानने के कारण ही तो हो रहा है। हमने क्या गलत माना था? हमने गलत माना था कि √5 एक परमेय संख्या है, तो ये हमने विपरीत माना था, तो ये हमने गलत माना था। इस गलत मानने के कारण ही क्या आ रहा है? ये विरोधाभास आ रहा है। अतः इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमने माना था वो गलत है। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया? मतलब हमने माना था √5 एक परमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास के कारण क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो इसका मतलब फिर ये हो गया √5 एक परमेय संख्या नहीं है, क्या है? एक अपरमेय संख्या है। क्योंकि √5 को जब हमने एक परमेय संख्या माना तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया ना, और विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो समझ ये हो गया कि हमने ये जो माना था, ये जो हमने माना था ये गलत माना था। √5 एक परमेय संख्या है, ये हमने गलत माना था। तो अगर हमने ये गलत माना था तो फिर ये क्या होगा? मतलब ये √5 एक परमेय संख्या होगी। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। इस तरीके से हमें इस सवाल को करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको विपरीत मान के चलना है। अगर परमेय प्रूफ कर रहा था परमेय मान के चलिए। फिर माना √5 = a/b। a और b क्या है? सहभाज्य। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। सहभाज्य मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको भी काट दे इसको भी काट दे। ठीक है, फिर हमने क्या किया? b का मल्टीप्लाई किया, तो √5b = a। फिर दोनों और क्या कर दिया? वर्ग। इधर √5 का स्क्वायर 25, सॉरी √5 का स्क्वायर हो गया 5 और b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर। इधर a का स्क्वायर a²। अब देखिए यहाँ 5 मल्टीप्लाई में 5 को इधर भेजूंगा तो a² के डिवाइड में जाएगा, मतलब 5 का डिवाइड a² में हो रहा है। ठीक है, तो 5 का डिवाइड अगर a² में हो रहा है, यानी 5 अगर a² को विभाजित कर रहा है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब हमने मान लिया a = 5c, तो a की जगह 5c लगा दिया, तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c²। अब 5 25। अब देखिए 5 b² को विभाजित कर रहा है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो भेजूंगा डिवाइड में हो जाएगा। अगर 5 b² को विभाजित कर रहा है तो 5 b को विभाजित करेगा। क्यों? थ्योरम से, क्योंकि थ्योरम यही थी। मतलब क्या हो गया? हमने यहाँ तो माना था कि इन दोनों में कोई वेनिस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ a में और b में वेनिस्ट 5 आ गया, और जो हमने माना था वो गलत है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ है? हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है, क्योंकि हमने विलोम माना था कि √5 एक परमेय संख्या है, तो मतलब ये हमने गलत माना था। इसका मतलब फिर क्या हो गया? कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के सवाल आपको सभी विलोम मानकर ही करने हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। यानी 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले एक बात देखिए, अगर अपरमेय संख्या
में से अपरिमेय संख्या को ही घटाएंगे। ये दो अलग अलग संख्या है, मान लीजिए ये फर्स्ट अपरिमेय संख्या है, ये सेकंड अपरिमेय संख्या है। अगर एक अपरिमेय संख्या में से दूसरी अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या होता है, सही है। अब देखिए ये भी सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले मानेंगे, माना विलोमतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने विलोमतः मान लिया, वैसे प्रूफ तो कराया था ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसके विलोम मान लिया, उल्टे मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब माना 3 + 2√5 = a/b, जहाँ a व b सह अभाज्य पूर्णांक और b डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब a और b सहभाज्य है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो a को भी काट दे और फिर वही नंबर b को काट दे, ठीक है। अब 3 को भेज दीजिए उधर, तो ये क्या हो जाएगा, 2√5 = a/b -3 हो जाएगा। इधर आके इधर प्लस का 3 है, जब इसको RHS में लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसके नीचे 1 मान लें। अगर 2 मल्टीप्लाई में है, इसको हम जब इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक साइड में कोई संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो दूसरी साइड में जाके वो डिवाइड में हो जाती है, यानी बट्टे में हो जाती है। तो ये हो जाएगा √5 = a/2v - 3/2, यानी जो 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पर डिवाइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ a/2v व 3/2 परिमेय संख्याएं हैं, तो अगर ये दोनों परिमेय संख्याएं, तो अगर हम घटाएंगे a/2v - 3/2, दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो क्या मिलता है, दो परिमेय संख्या को घटाने पर भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, जिसका दो परिमेय संख्या घटाने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, सही है। अगर हम बात करें इसकी तो ये बात भी सही हो जाएगी कि पहली परिमेय संख्या माइनस दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या मिलने वाली है हमें, परिमेय संख्या। तो देखिए ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो इन दोनों का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए √5 = a/2v - 3/2। अब देखिए ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब ये परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या। अब देखिए जब इनका अंतर ये परिमेय संख्या है, जबकि हम अभी पीछे प्रूफ करके आए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने प्रूफ क्या किया था पीछे, √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, इसका मतलब यहाँ पे गलत है। तो ये गलत क्यों हो रहा है, ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, हमारे विलोम मानने के कारण। इसका मतलब ये तो गलत हो नहीं सकता, यही गलत हो सकता है। भाई ये तो हम पीछे प्रूफ करके आए हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो जो चीज़ हमने प्रूफ कर दी वो गलत कैसे हो सकती है, वो तो गलत नहीं हो सकती है। जो चीज़ प्रूफ की जा चुकी है वो गलत नहीं हो सकती। तो इसका मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये गलत प्रूफ हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं ना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये तो सही है। और ये हम बता रहे हैं परिमेय संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये फिर क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। जो कि एक विरोधाभास है, ठीक है। और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे विलोम माना था, ठीक है। जो कि हमारे विलोम मानने के कारण
उत्पन्न हुआ है। अतः 3+2√5 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको बना के लिखनी है।